नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाने वाले हैं। सोचिए, इतिहास का ऐसा पन्ना जो सबसे ज्यादा ड्रामेटिक है। मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा बनने तक का पूरा शानदार सफर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर कैसे ब्रिटेन से पढ़ा हुआ एकदम सूट बूट पहनने वाला एक आम सा वकील एक ऐसा जन नेता बन गया जिसने एक पूरे साम्राज्य की ही नींव हिलाकर रख दी। यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे बड़ा सवाल है। बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। पिता करमचंद, माता पुतलीबाई। कस्तूरबा जी से शादी हुई, 4 बेटे थे और फिर इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई। सुनने में बिल्कुल एक नॉर्मल सेटल्ड लाइफ लगती है ना, लेकिन 1893 में दादा अब्दुल्ला नाम के एक मर्चेंट ने उन्हें साउथ अफ्रीका बुलाया और यकीन मानिए इस एक सफर ने सब कुछ पलट कर रख दिया। द कैटलिस्ट, पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। देखिए, उनकी लाइफ का असल टर्निंग पॉइंट इंडिया या इंग्लैंड में नहीं बल्कि 1893 के साउथ अफ्रीका में आया। इमेजिन कीजिए, आपके पास फर्स्ट क्लास का एक वैलिड टिकट है, लेकिन सिर्फ आपके स्किन कलर की वजह से आपको ट्रेन से लिटरली धक्के मारकर बाहर फेंक दिया जाए। ये कितना बड़ा शॉक रहा होगा। इसी नस्लीय अन्याय ने 21 सालों तक चलने वाले एक बहुत ही इंटेंस बदलाव की चिंगारी भड़का दी। अब मजेदार बात यह है कि उन्होंने इस अन्याय का जवाब सिर्फ किसी आम विरोध से नहीं दिया। उन्होंने लड़ने का एक बिल्कुल नया, एक सिस्टमैटिक तरीका इन्वेंट कर डाला जिसे हम सत्याग्रह कहते हैं। 1906 में साउथ अफ्रीका में इसका पहला एक्सपेरिमेंट हुआ। ये पूरी तरह से नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस और सच्चाई की ताकत पर बेस था। और हाँ, ये सब रातों रात नहीं हुआ। नेटाल इंडियन कांग्रेस, इंडियन ओपिनियन मैगजीन, फीनिक्स आश्रम और टॉल्स्टॉय फार्म, ये सब क्या थे? ये सिर्फ संस्थाएं या रहने की जगह नहीं थीं, बल्कि एक तरह की लैबोरेटरीज थीं। यहाँ ऐसे सत्याग्रहियों की एक अनुशासित फौज तैयार की जा रही थी जो हर तरह के अहिंसक संघर्ष के लिए मेंटली और फिजिकली एकदम रेडी हो। रिटर्न टू इंडिया, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स। 9 जनवरी 1915 को भारत वापसी हुई, जिसे आज हम प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। उनके राजनीतिक गुरु गोखले जी की एक बहुत ही स्पष्ट सलाह थी, पूरा भारत घूमो, आंख कान खुले रखो पर मुंह बंद रखो। और इसका पहला बड़ा टेस्ट हुआ 1917 के चंपारण में। यहाँ उनका वकील वाला दिमाग बहुत काम आया। राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर वो बिहार गए और सिर्फ धरना नहीं दिया, उन्होंने 8000 से ज्यादा भूखे किसानों के बयान दर्ज किए। इतना सॉलिड डेटा कलेक्ट किया कि ब्रिटिश प्रशासन को क्रूर तिनखटिया प्रणाली खत्म करने के लिए झुकना ही पड़ा। एक इंटरेस्टिंग और कम ज्ञात फैक्ट बताऊं, इसी दौरान बत्तत मियां नाम के एक साहसी इंसान ने उन्हें जहर दिए जाने की एक भयंकर साजिश से बचाया था। चंपारण की इस शानदार सक्सेस के बाद ही रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार उन्हें महात्मा की महान उपाधि दी थी। इसके तुरंत बाद 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई, जहां उन्होंने अपनी लाइफ की पहली भूख हड़ताल की जो पूरे 3 दिन चली। और फिर उसी साल खेड़ा सत्याग्रह हुआ, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस संघर्ष से मजबूती से जुड़ गए। द टर्निंग पॉइंट, शैटर्ड इल्यूजन्स। अब कहानी एक बहुत ही खौफनाक मोड़ लेती है। 1919 का साल और क्रूर रॉलेट एक्ट, बिना अपील वकील दलील वाला कानून। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ वो लॉयलिस्ट इंसान है जिसने वर्ल्ड वॉर 1 में भारतीयों को ब्रिटिश आर्मी में जाने के लिए मोटिवेट किया था, जिसके लिए अंग्रेजों ने उन्हें कैसरे हिंद मेडल से नवाजा था। लेकिन दूसरी तरफ 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार ने सब कुछ बदल कर रख दिया। निहत्थे लोगों पर हुई उस ब्रूटल फायरिंग ने ब्रिटिश न्याय से उनका भरोसा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। उन्होंने तुरंत मेडल वापस कर दिया और पूरी तरह से ब्रिटिश व्यवस्था के खिलाफ एक बगावत शुरू कर दी। अब बारी थी एक देशव्यापी प्रहार की। 1920 में उन्होंने अपना सबसे बड़ा वैचारिक हथियार निकाला, असहयोग आंदोलन। इसके साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत मूवमेंट को भी जोड़ा गया और 1 साल में स्वराज का ऐतिहासिक वादा किया गया। इसी दौरान चरखे को पूरे देश में घर घर तक पहुंचाया गया। सोचिए, चरखा सिर्फ सूत काटने के लिए नहीं था, ये ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रीढ़ तोड़ने का एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक वेपन था। मूवमेंट एकदम पीक पर था, पूरा देश सड़कों पर था। लेकिन तभी फरवरी 1922 में चौरी चौरा की भयंकर घटना हो गई। एक उग्र भीड़ ने 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। और उनका नॉन वायलेंस के प्रति कमिटमेंट देखिए। उन्होंने इस पूरी घटना को सुनते ही पूरे नेशन वाइड मूवमेंट को उसी वक्त रोक दिया।
लोगों ने बहुत विरोध किया, पर वो अडिग रहे। बल्कि 1924 में बिखरती हुई कांग्रेस पार्टी को एकजुट रखने के लिए बेलगाम में वो खुद अध्यक्ष बन गए। द मास्टर स्ट्रोक, सॉल्ट एंड डिफायंस। 1930 आ चुका था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की दुखती रग पर हाथ रखा, प्राकृतिक नमक पर उनका एकाधिकार। ये 388 सिर्फ कोई साधारण अंक नहीं है, ये वो किलोमीटर हैं जो उन्होंने अपने 78 भरोसेमंद अनुयायियों के साथ 24 दिनों की कठिन पैदल यात्रा में पार किए थे। साबरमती से दांडी तक के इस अभूतपूर्व सफर ने पूरी दुनिया के अखबारों की हेडलाइंस कैप्चर कर लीं और एम्पायर को हिलाकर रख दिया। उनके इन साधारण लेकिन बेहद शक्तिशाली एक्शंस ने ब्रिटिश लीडर्स की नींद उड़ा दी। विंस्टन चर्चिल ने झल्लाहट में उन्हें एक अर्धनग्न फकीर तक कह डाला, लेकिन असर क्या हुआ? इसी सत्याग्रह ने वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को मजबूर किया कि वो 1931 के दिल्ली पैक्ट पर साइन करें और उन्हें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मेज पर इनवाइट करें। इसे कहते हैं असली इम्पैक्ट। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तेजी से काम कर रही थी, लेकिन सितंबर 1932 में यरवदा जेल में डॉक्टर BR अम्बेडकर के साथ हुए ऐतिहासिक पूना पैक्ट ने इस खतरनाक चाल को पूरी तरह फेल कर दिया। इसके जरिए और 1932 में ही हरिजन सेवक संघ की स्थापना करके दलितों और शोषित वर्गों को मुख्यधारा के पॉलिटिकल फ्रेमवर्क से अलग होने से सफलतापूर्वक बचा लिया गया। द फाइनल पुश, भारत छोड़ो। 1942 का दौर आ गया था। वर्ल्ड वॉर II जोरों पे था और अब उनके रुख में एक बहुत ही अग्रेसिव बदलाव आ चुका था। जब ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन लेकर आई तो उन्होंने उसे सिरे से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश वादों के लिए कमाल का मेटाफर यूज किया, एक दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। मतलब एकदम क्लियर था, अब शांतिपूर्ण बातचीत का टाइम पूरी तरह खत्म हो चुका था। और फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो प्रचंड नारा गूंजा जिसने पूरे देश की रगों में आग भर दी, करो या मरो। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा जनविद्रोह था। इस विस्फोटक नारे का सीधा रिजल्ट ये हुआ कि 9 अगस्त को ही उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और आगा खान पैलेस में कैद कर दिया गया। फ्रीडम एंड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस, 1947 से 1948। इतने लंबे संघर्ष और बलिदानों के बाद आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब दिल्ली में लाल किले पर शान से तिरंगा फहराया जा रहा था, तब वो वहां सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। वो बिना किसी सिक्योरिटी के नंगे पैर नोआखली के भयानक गांवों में सांप्रदायिक दंगों की आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आज़ादी की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। एक दिलचस्प बात यह भी है कि उनके वैचारिक प्रतिद्वंदी सुभाष चंद्र बोस ने ही सबसे पहले उन्हें असीम सम्मान के साथ राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस शोक भरे दिन रेडियो पर जो भारी शब्द कहे थे, वो आज भी गूंजते हैं, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। इन शब्दों की गहराई को आसानी से समझा जा सकता है। यह सिर्फ एक जननेता का नहीं, बल्कि एक पूरे युग का अंत था। तो इस पूरे एक्सप्लेनेयर के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। यंग इंडिया और हरिजन जैसे अपने पावरफुल मीडिया नेटवर्क से लेकर ग्लोबल लेवल पर अहिंसक आंदोलनों को इंस्पायर करने तक उनके इस बौद्धिक शस्त्रागार का असर आज भी हमारे आधुनिक संघर्षों पर कैसे पड़ रहा है। 1930 में टाइम मैगजीन के मैन ऑफ द ईयर रहे इस महात्मा और उनकी शिष्या मीराबेन जैसी वैश्विक विरासतों ने जो हमें सिखाया है, उस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनेयर यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको इतिहास के इस ड्रामेटिक सफर से बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा।